हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड हुआ है। मतलब बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले अभी 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें आपको भारत का आर्थिक इतिहास था, मतलब अंग्रेज़ के समय, ब्रिटिश के समय जो भारत का आर्थिक इतिहास था उसका सब्जेक्टिव वीडियो और उसी का ऑब्जेक्टिव वीडियो, हम दोनों वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो एक टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो गया। लगभग अभी तक हम मॉडर्न हिस्ट्री का 7 8 9 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो कम से कम 12 13 वीडियो अपलोड हो चुका है। धीरे धीरे और वीडियो अपलोड आप लोगों का हो रहा है और कोशिश यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करें। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पॉलिटी के भी वीडियो लेके आएंगे। इकोनॉमिक्स को भी हम बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स का जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे इकोनॉमिक्स के बारे में हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो पॉलिटी का आएगा, इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते जाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तब, ठीक है। तो आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो आपका टॉपिक्स है जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहीं से मेन शुरुआत होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि आपको 1857 की क्रांति, यहीं से आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है, ठीक है। इसी को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस क्रांति को, इस 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसी क्रांति को हमारे देश की आज़ादी के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहीं से अब धीरे धीरे क्रांति की शुरू होने लगी थी देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। हम 1857 में बताया भी था कि इसी क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन भारत पर चल रहा था उसको समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता है। मतलब ब्रिटेन की जो महारानी, जो प्रधानमंत्री, जो भी होते थे उनके द्वारा डायरेक्ट शासन भारत में चलाया जाता था। वहाँ पर ब्रिटिश के पार्लियामेंट में एक अलग से एक मंत्री को सिलेक्ट किया जाता था, एक मंत्री बनाए जाते थे जो कि पूरी तरीके से भारत के शासन को संभालते थे वो, ठीक है। तो हम इसी कुछ चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए, तो इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पूरा कहानी की तरह, किताब की तरह नहीं पढ़ाएंगे। हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसी को हम पॉइंट बाय पॉइंट, स्टार बाय स्टार करके हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बस आपका काम है ध्यान से वीडियो को देखिए और देखते देखते अपने आप आपको सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? ये देखिए, ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि 1857 की क्रांति से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पांस्टन थे, ठीक है। कौन थे? पांस्टन। तो ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो पांस्टन थे, ठीक है। 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल चल रहा था। जो 1857 का, जब 1858 का एक्ट आता है इस क्रांति के बाद, तब ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और वायसराय का पद आ जाता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और यही 1858 के एक्ट के बाद इन्हीं को फिर पहला वायसराय भी बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय अगर पूछे कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलिए आगे आइए। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय उस समय मुगल के राजा थे जब 1857 की क्रांति हो रही थी, ठीक है। 1857 की क्रांति में इस क्रांति का नेता भी इन्हीं को बनाया गया था, बहादुर शाह द्वितीय को ही इनका नेता बनाया गया था। लेकिन इस क्रांति को ये नहीं संभाल रहे थे, इनके वजीर बख्त खां थे, वो संभाल रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही बूढ़े ज़ईफ हो गए थे। तो इसीलिए, लेकिन अगर 1857 की क्रांति का नेता अगर पूछा या किसे नेता नियुक्त किया गया था, तो वो बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है। तो इस क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे,
ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, मतलब सबसे ज्यादा इस विद्रोह को किसने दबाया था, तो कैंपबेल ने दबाया था। ऐसे तो हर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने दबाया था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो था वो किसका था, कैंपबेल का। ठीक है, क्योंकि ये 1857 की जो क्रांति है वो कोई एक जगह तो नहीं ना फैलती, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल चुकी थी, पूरा उत्तर भारत में। ठीक है, आपको लखनऊ में, यूपी, पूरे यूपी में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह ये फैल चुका था। ठीक है, खाली साउथ में नहीं आया था, साउथ में नहीं फैला था, खाली नॉर्थ में फैला था। ठीक है, तो इसको दबाने का काम क्या किसने किया था, तो कैंपबेल ने किया था। ठीक है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये सब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये सबको याद रखिएगा, पॉइंट बाई पॉइंट इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये किसने विद्रोह को दबाया था, तो कैंपबेल ने दबाया था। विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो 1857 के जो क्रांति थी, जो विद्रोह हुआ था, इसका प्रतीक, उसका चिन्ह क्या था, तो कमल का फूल और रोटी था। याद रखिएगा, कमल के फूल और रोटी को ही इस विद्रोह का प्रतीक बनाया गया था। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का, किसी आंदोलन का एक साइन होता है ना, एक प्रतीक होता है, तो उसी तरीके से कमल का फूल और रोटी को इस क्रांति का प्रतीक बनाया गया था। ठीक है, इस क्रांति विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से इसको पुकारा है। कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम की मिली भगत का षड्यंत्र भी कहा है, इन लोगों ने दोनों मिलकर षड्यंत्र रचा है ब्रिटिश के खिलाफ। कुछ लोगों ने इसे क्रांति विद्रोह भी कहा है, कुछ लोगों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, और कुछ लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह भी कहा है। और ये सारा आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने क्या कहा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला है, या सैनिक विद्रोह की संज्ञा इसे किसने दी है, इस सब का नाम पूछा जाता है। तो इसको डिटेल में हम आपको नीचे में अभी पढ़ाएंगे थोड़ा देर में। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो ये तो पता चल गया ना आपको कि इस क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, पांस्टन थे, और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। और इस विद्रोह को किसने दबाया, कैंपबेल ने दबाया। और इसका प्रतीक क्या था, तो कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, चलिए अब इसका कारण जानते हैं। इससे बहुत सारे कारण थे। ठीक है, ये कारण आपको शुरू से चलते आ रहे थे, वही धीरे धीरे करके ये एक विद्रोह के रूप में फट गया 1857 की क्रांति। ठीक है, तो इसके कई कारण थे, जिसमें से हम लोग अलग अलग कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, सैनिक कारण थे, और सबसे मेन जो कारण था वो आपका तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। राजनीतिक कारण भी इसके क्या थे, तो सब राजनीतिक कारण में से सबसे बड़ा जो कारण था वो डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी ने जो एक हड़प नीति लेकर के आए थे, जिसको हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, आप सुने होंगे इस हड़प नीति के बारे में। ये किसने लेके आया था, डलहौजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी, तो डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो इस नीति को भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था, मतलब बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे, बहुत ही दुखी थे। क्यों, क्योंकि यह जो ब्रिटिश है वो इस नीति के तहत, इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे एरिया को जबरदस्ती अपने में मिला लेता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राजवाड़े थे, बहुत सारे ऐसे भी स्टेट थे जो अपना राज करते थे, अपना शासन करते थे, लेकिन ब्रिटिश ने उसको जानबूझकर जबरदस्ती उसको अपने एरिया में मिला लेता था। जैसे आपको एग्जाम्पल में सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सारे एरिया को ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। ठीक है, तो यह भी सबसे बड़ा कारण बना था 1857 की क्रांति का। ठीक है, अब आ गया ये आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी बहुत सारा था, क्योंकि कर में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, उद्योग का पतन होने लगा था। इससे भी लोग बहुत खुश नहीं थे, उदास थे, एकदम बहुत मतलब गुस्से में थे। तो यह भी एक कारण बना था इन लोग, इसीलिए ये लोग भी 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे। ठीक है, तो इसका आर्थिक कारण भी बहुत ज़बरदस्त था, कर में इतनी ज़्यादा वृद्धि होने लगी। जितने भी भारत में पहले छोटे मोटे उद्योग चलते थे, वो उद्योग को सब ब्रिटिश ने बंद करवा दिया था। यह भी एक कारण था। ठीक है, अब आगे आइए, राजनीतिक आर्थिक कारण हो गया। अब आगे सामाजिक और धार्मिक कारण भी था। ठीक है, हुआ क्या कि देखिए, धार्मिक कारण इसलिए था कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं भारत में चली आ रही थी, जो बहुत पुरानी परंपराएं थे, वो बहुत कई सालों से चली आ रही थी। तो ब्रिटिश के आने के बाद इस परंपराओं को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा। जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, दास प्रथा हो गई। इसको बहुत लोग मतलब पवित्र मानते थे भारतीय लोग। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे इन लोगों ने खत्म कर दिया, खत्म करने लगा, इस पर रोक लगाए जाने लगे। ठीक है, तो इससे
इससे भी इन लोग वहाँ की आम जनता लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, पब्लिक बहुत ज़्यादा इसे जो परंपराओं को समाप्त करने का रोष था, गुस्सा था इन लोगों में, तो इसलिए ये लोग भी क्या करें किए 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे। ठीक है, तो इसका सामाजिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, राजनीतिक कारण भी था और सैनिक कारण भी था। सैनिक लोग भी इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। सैनिक कारण क्या था कि भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक में भेदभाव किए जा रहे थे। पहले ब्रिटिश के सेनाओं में भारतीय सैनिक भी थे और ब्रिटिश सैनिक भी थे। तो उसमें होता क्या था कि ब्रिटिश सैनिकों को ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती थी और भारतीय सैनिकों को कम। उनकी सैलरी भी कम थी, उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोग उदास थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। तो एक सैनिक कारण भी इनका था, सामाजिक और धार्मिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी आपको बता दिया। और सबसे मेन कारण इन सारे गुस्से, ये सारे जो गुस्से थे इन सारी चीज़ों के कारण, वो सब की सब आपको एक जगह, और ये तत्कालिक कारण आपका जो था वो सबसे मेन आपका एक पॉइंट में आता है। ठीक है, मतलब 1857 की क्रांति का अगर मेन कारण अगर पूछा जाए, जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, ये कि एनफील्ड राइफल जो था, याद रखिएगा इसमें हुआ क्या कि अंग्रेज जो हैं वो जो सेना लोग जो राइफल यूज़ करते थे उस पुरानी राइफल को हटा करके एक नई राइफल लेकर के आए थे जिनको हम लोग कहते हैं एनफील्ड राइफल। ठीक है, जनवरी 1857 में एनफील्ड राइफल को सेनाओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये राइफल ऐसी राइफल थी जिसमें सेनाओं को उस राइफल में से जो गोली होती है उस गोली को मुंह से खींच करके निकाला जाता था, तब उसको उसमें भरा जाता था। ठीक है, तो उस गोली पर, उस राइफल में जो गोली भरी जाती थी उस गोली पर गाय और सूअर की चर्बी को लगाया गया था। तो उन लोग उसके कारण उन लोगों को मुंह से नोच करके निकालना होता था, जो ये भारतीय सैनिक नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 18 जनवरी 1857 में एनफील्ड राइफल को भारतीय सैनिक में शामिल किया गया और यह बात बहुत तेज़ी से यह फैलने लगी कि इस राइफल की गोली में गाय और सूअर की चर्बी से बनी है, मतलब उसमें लगी हुई है और उसी को दांत से नोच के निकालना था, तब उसको बंदूक में भर करके यूज़ करना था। और ये भारतीय सैनिक कभी भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाय का यूज़ करके हिंदुओं को भड़काया जाता था और सूअर का यूज़ करके मुस्लिमों को भड़काया जाता था, क्योंकि सूअर बहुत ही अपवित्र माना जाता है मुस्लिमों के लिए और गाय बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है हिंदुओं के लिए। तो इन्हीं दोनों को के लिए इसी दोनों के चलते ये जो भारतीय सैनिक थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में थे और उसी के बाद इन लोगों ने इस राइफल का यूज़ करने से मना कर दिया। और तब जाके आगे क्या होता है वो हम आगे आपको बताते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले होती है। अब विद्रोह की शुरुआत कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है वो सब हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट करके बताते हैं। देखिए, जनवरी 1857 में राइफल आपको जो है वो सेनाओं में शामिल किया गया। ठीक है, तो जब ये सेनाओं में जब ये राइफल शामिल किया गया तो यह बात सबसे पहले आपको दमदम में फैलती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल दमदम है, तो यह बात सबसे पहले आपको दमदम में फैलती है, उसके बाद फरवरी में ये बहरामपुर में और उसके बाद मार्च में ये बैरकपुर में, मतलब अलग अलग जगह पर ये सारी बात सैनिकों के कान तक पहुंच जाती है कि ये जो राइफल यूज़ किए जा रहे हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। तो इसी को लेकर के सारे सैनिक एकजुट होते हैं और इसका इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। और तब जा कर के ये एक शुरुआत होती है मार्च 1857 में। ठीक है, मार्च 1857 में होता क्या है कि बैरकपुर के एक 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने ही क्या किया कि इस कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अंग्रेज को, दो अंग्रेज थे उन दोनों अंग्रेज को गोली मारकर घायल कर दी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहीं से अब शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने की। मंगल पांडे कौन थे? तो ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे बैरकपुर के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और दो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन थे, ये दोनों जो थे इन दोनों को मंगल पांडे ने गोली मार दी थी, गोली मार के उनको घायल कर दिया था।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज को गोली मारी थी, तो लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मार के हत्या हत्या कर दिया उनका। ठीक है। तो जब ये इनको गोली मारी तो उसी के बाद से ये विद्रोह का बिगुल बच गया और इन्हीं को देख करके बाकी सारे सैनिक, भारतीय सैनिक जो थे वो भी विद्रोह करना शुरू कर दिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि 8 अप्रैल को अंग्रेज जो है वो मंगल पांडे को फांसी दे देते हैं। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी जाती है तो ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है और सारे सैनिकों को ये पता चल जाता है। तो सैनिक क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है। तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है और उसके बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से मेरठ में शुरू हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि 10 मई को जो मेरठ के जो सिपाही होते हैं वो शस्त्रागार को, वहाँ के अपने शस्त्रागार को लूट लेते हैं। वहाँ के जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे उनको मार करके वहाँ के पूरे शस्त्र को, पूरे बंदूक गोली को लूट लेते हैं और लूटने के बाद 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं। ठीक है। तो जब ये बात मंगल पांडे को फांसी देने की बात जब पता हो चलती है सारे सैनिकों को, तो इससे ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो सबसे पहले विद्रोह किसने किया, तो मेरठ की जो सिपाही थे। ठीक है। मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने 10 मई को अपने शस्त्रागार को लूट लिया और लूटने के बाद 11 मई को वे पहुंचते हैं कहाँ, दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को दिल्ली में अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई पर ये सारे सैनिक दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं और वहाँ के जो मुगल राजा थे बहादुर शाह द्वितीय उसी को अपना नेता चुन लेते हैं। ठीक है। तो 10 मई को मेरठ के सिपाही शस्त्रागार को लूटे, 11 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लेते हैं। जो मुगल राजा उस समय बहादुर शाह द्वितीय थे उनको नेता मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक जो नेतृत्व जो कर रहे थे, इस नेता का जो वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो इनके सेनापति थे वो वक्त, हाँ वो कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय उस समय बहुत कमज़ोर, बहुत बूढ़े थे, तो इसीलिए उसने इस युद्ध का, इस क्रांति का जो नेतृत्व सौंपा गया था वो किसको दिया गया था, बख्त खां को दिया गया था। लेकिन नेता किसको बनाया गया था, बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहली बात, इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहली बार कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद फिर 11 को दिल्ली पहुँचे, 12 पर अधिकार किए और नेता किसको चुने, बहादुर शाह द्वितीय को इस क्रांतिकारी का नेता बनाया गया और वास्तविक नेतृत्व किसको सौंपा गया, तो बख्त खां। बख्त खां कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति थे। ठीक है। अब आगे आइए, अंग्रेज का सबसे अहम दुश्मन जो था वो मौलवी अहमदुल्ला थे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अंग्रेज के जो सबसे अहम दुश्मन थे वो कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है। इसको याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो क्रांति जब शुरू हुई थी तो इस क्रांति के समय एक प्रसिद्ध शायर थे मिर्ज़ा गालिब, इस विद्रोह में दिल्ली में ही मौजूद थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस 1857 की क्रांति के समय कौन एक उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे, उस समय कौन मौजूद थे, तो वो कौन थे, तो मिर्ज़ा गालिब। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब इस विद्रोह में क्या थे, शामिल थे। ठीक है। दिल्ली में थे। चलिए, 1857 के विद्रोह में का जो सरकारी लेखक था वो कौन था, तो सुरेंद्र नाथ सेन थे। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 का जो विद्रोह है इसका सरकारी लेखक, मतलब एक 1857 नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी सरकार के द्वारा। सरकार ने बोला था कि आप इस क्रांति पर एक पुस्तक लिखिए। ये पुस्तक लिखने का काम किसको सौंपा गया था, तो सुरेंद्र नाथ सेन को। ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का सरकारी लेखक कौन था, तो वो कौन था, सुरेंद्र नाथ सेन थे। ठीक है। तो याद रखिएगा। और उसके बाद आ गया ये जॉन सुलिवान का ये कथन था। ठीक है। जॉन सुलिवान एक ब्रिटिश ही थे। उनका ये एक कथन था कि हमारी नीति उस स्पंज की तरह है, उस स्पंज के समान है कि जो गंगा नदी से सोख करके और लंदन के टेम्स नदी में निचोड़ देती है। ठीक है। यह बात आपसे पूछा जाता है कि यह पंक्ति या स्टेटमेंट किसने कहा है, तो जॉन सुलिवान ने कहा था। तो जॉन सुलिवान ने यह कथन कहा था कि हमारी नीति, हम जो पॉलिसी बनाते हैं भारत में, हमारी जो पॉलिसी है वो वैसे स्पंज की तरह है जो गंगा नदी से पूरा सोख लेती है और लंदन के टेम्स नदी में जाके निचोड़ देती है। तो बात सही है, वे लोग वही करते थे। ड्रेन थ्योरी उसी से रिलेटेड है कि भारत से सारा कुछ सामान लेते थे, सारा रिसोर्सेस लेते थे और ले करके जा करके लंदन में जा करके अपने ब्रिटेन में उसको बेच देते थे।
ठीक है, तो वही चीज़ है। तो याद रखिएगा कि ये कथन किसने कहा है, तो जॉन सुलिवन ने कहा था। ठीक है, ये सब क्योटेशन भी थोड़ा पढ़ते पढ़ते रहा कीजिए, आप ही लोगों के लिए डालते हैं ताकि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके बारे में, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। वो सब ये सब भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जब बनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम आपको आते हैं यहाँ पर टेबल फॉर्म में कि ये 1857 की जो क्रांति है वो किस क्षेत्र में थी, किस क्षेत्र में फैली, और उस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया, और उस क्षेत्र में उस क्रांति का दमन किस अंग्रेज ने किया, और उसकी विशेषता क्या थी, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बार दिल्ली का, ये क्रांति सबसे पहले कहाँ फैली थी, दिल्ली में फैली थी, क्योंकि दिल्ली में ही लोग ये जो मेरठ के जो सैनिक लोग थे वो दिल्ली पहुंचे थे और वहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में यह क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मुख्य नेतृत्व जो था वो किसके हाथ में था, बख्त खां के हाथ में था। ठीक है, तो नेता कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। इसका दमन किसने किया, दिल्ली में जो यह क्रांति हुई, इस क्रांति को खत्म, समाप्त या दमन किसने किया, तो हडसन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, दमन बहुत पूछता है, याद रखिएगा कि दिल्ली में इस क्रांति का दमन किसने किया, लखनऊ में इसका दमन किसने किया, मतलब समाप्त किसने किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली में इस क्रांतिकारी का दमन किसने किया, इस क्रांति का, तो हडसन ने किया था। लखनऊ में ये जो क्रांति हुई वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो बेगम हजरत महल। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और लखनऊ में जो क्रांति हुई इसका नेता कौन था, तो बेगम हजरत महल थी। और इस किसने दमन किया, तो कैंपबेल ने इसका दमन किया। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो दमन किया गया, समाप्त किया गया, वो किसने किया, कैंपबेल ने किया था। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है कि बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। जब कैंपबेल ने इसको दबाया तो ये बच करके नेपाल भाग गई थी। ठीक है, तो नेपाल चली जाने वाली जो नेता थी वो कौन थी, तो बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए आगे आइए। कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। ठीक है, कानपुर में नाना साहब ने किया, और इसको दमन किसने किया, तो इसका भी दमन कैंपबेल ने ही किया था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही हम आपको बता रहे हैं कि कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब का एक और नाम है धोंदू पंत, याद रखिएगा ये धोंदू पंत अक्सर पूछा जाता है कि ये किसका नाम है, तो नाना साहब का ही नाम है। ठीक है, तो नाना साहब कौन थे, तो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, गोद लिए हुए पुत्र थे बाजीराव के। ठीक है, नाना साहब, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो कानपुर में 1857 की क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब ने किया। अब आइए ग्वालियर में, तो ग्वालियर में इसका नेतृत्व किसने किया, तात्या तोपे ने किया था। तात्या तोपे का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, कि इसका नेतृत्व किसने किया, तात्या तोपे। इसको हम लोग तात्या तोपे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से तात्या तोपे को जाना जाता है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है, तो तात्या तोपे का। धोंदू पंत किसका नाम है, तो नाना साहब का। ठीक है, तो ग्वालियर में इसका नेतृत्व किसने किया, तात्या तोपे ने। और इसका दमन और ये कोई भी मुख्य बिंदु इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही आपको यहाँ पर लिखा गया और बताया गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन किसने किया, हडसन ने। और उसके बाद विशेष क्या है कि 1862 में इसको रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, ये इसका दमन करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है, रंगून जेल में, और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। ठीक है, अब लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया। इसको दबाया किसने, कैंपबेल ने दबाया, और ये फिर नेपाल चली जाती हैं। ठीक है, जब इस विद्रोह को दबा दिया जाता है तो ये छिप करके बच करके नेपाल चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब ने किया था, जिसको हम लोग धोंदू पंत भी कहते हैं। इसका दमन किसने किया, तो कैंपबेल ने किया। ठीक है, ये कौन थे, तो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। और उसके बाद आइए ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया, तो तात्या तोपे ने किया था। इस तात्या तोपे का नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो ये चार आपको याद हो गया, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और ग्वालियर। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का पॉइंट है, ये याद रखिएगा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, ये याद हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, झांसी में आइए। तो झांसी का नेतृत्व किसने किया, तो सब लोग जानता है कि झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, तो झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो लक्ष्मीबाई।
ठीक है। लेकिन इसको दबाया किसने, तो सर ह्यूरोज ने दबाया था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि झांसी में 1857 की क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया, तो लक्ष्मीबाई ने किया। और इसको दबाया किसने, तो सर ह्यूरोज ने दबाया था। ठीक है। और ये कौन थे, ये दामोदर राव पुत्र के लिए लड़ रही थी। तो झांसी में जो इस क्रांति का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जाता। लक्ष्मीबाई ये इस क्रांतिकारी में भाग क्यों लिए थी, तो अपने बेटे के लिए, इनके जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उनको सिंहासन मिलना चाहिए, उनको अगली गद्दी मिलनी चाहिए, इसके लिए वो अपने बेटे के लिए वो लड़ रही थी। ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति उतना ज़्यादा सक्सेस इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसका मतलब सारे लोग एकजुट नहीं थे। ठीक है। सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल अपने एरिया के लिए लड़ रही थी, क्रांतिकारी में भाग ली थी। लक्ष्मीबाई जो है वो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी, या फिर नाना साहब अपने लिए लड़ रहे थे। मतलब सब लोग एक यूनाइट नहीं थे। ठीक है। सब लोग अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। सब लोग तो पार्टिसिपेट तो किए थे 1857 की क्रांति में, लेकिन वो सब अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। तो इसीलिए इनको जल्दी जल्दी दबा दिया गया। तो झांसी में इसका नेतृत्व किसने किया था, लक्ष्मीबाई ने। और इसको दबाया किसने, सर ह्यूरोज ने। ठीक है। अब आइए बिहार में भी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। शुरुआत नहीं, ये बहुत तेज़ी में ये फैला भी था। ये किसने किया था, तो याद रखिएगा बिहार के जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। बाबू कुंवर सिंह ने इस जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में इस क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। और इसको दबाया किसने, तो विलियम टेकर ने। याद रखिएगा विलियम टेकर ने इस विद्रोह को दबाया था। किस विद्रोह को, बिहार के जगदीशपुर में जो इस 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, इसको किसने दबाया था, तो विलियम टेकर ने दबाया था। ठीक है। तो बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। और बिहार के पटना में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछता है, ये पटना में इसका नेतृत्व किसने किया, पीर अली ने। और जगदीशपुर में किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। अब आइए इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किया था लियाकत अली खान ने, लेकिन इसको दबाया किसने, तो जनरल नील ने। ठीक है। जनरल नील ने दबाया था इलाहाबाद, लियाकत अली खान ने, और दबाया किसने, जनरल नील ने। फिर उसके बाद बरेली में, तो बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। ये सब रट लेना है आपको कि इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने किया, दबाया किसने, जनरल नील ने। ठीक है। और बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया, तो खान बहादुर खान ने। और दबाया किसने, तो कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है। तो फिर एक बार रिवाइज कर लें। झांसी में लक्ष्मीबाई ने, दबाया किसने, सर ह्यूरोज। बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने किया था, इसको किसने दबाया, विलियम टेकर ने। बिहार के पटना में किसने नेतृत्व किया, तो पीर अली ने किया। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली खान ने किया, इसको दबाया किसने, तो जनरल नील ने। बरेली का नेतृत्व किसने किया, तो खान बहादुर खान ने किया, इसको किसने दबाया, तो कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है। चलिए अब आते हैं गोरखपुर, मथुरा और राजस्थान। यहाँ भी ये फैला था। तो गोरखपुर का नेतृत्व गजाधर सिंह ने किया था। ठीक है। तो गजाधर सिंह ने गोरखपुर का नेतृत्व किया था। गोरखपुर में ये जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गजाधर सिंह थे। ठीक है। मथुरा में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो देवी सिंह ने। गजाधर सिंह, देवी सिंह, याद रखना है। गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह। और राजस्थान का जो कोटा शहर है वहाँ पे भी इस क्रांतिकारी की फैली थी। ठीक है। तो वहाँ पर इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जयदयाल और हरदयाल, ये दोनों भाई थे, इन लोगों ने किया था। ठीक है। तो राजस्थान के कोटा शहर में 1857 की क्रांतिकारी का जो नेतृत्व किया गया था वो किसने किया था, तो जयदयाल और हरदयाल ने किया था। ठीक है। मथुरा में किसने किया, देवी सिंह ने। और गोरखपुर में किसने किया, तो गजाधर सिंह ने किया। ठीक है। याद हो गया, आशा करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। झांसी लक्ष्मीबाई, दबाया किसने, सर ह्यूरोज ने। बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, किसने दबाया, विलियम टेकर ने। बिहार के पटना का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली ने। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली खान ने। किसने दबाया, जनरल नील ने। बरेली का नेतृत्व किसने किया, तो खान बहादुर खान ने। आइसो किसने दबाया, तो कैंपबेल ने दबाया। गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया, गजाधर सिंह ने। मथुरा का नेतृत्व किसने किया, देवी सिंह ने। और राजस्थान में कोटा का नेतृत्व किसने किया, तो जयदयाल और हरदयाल ने किया। ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किसी हाल में एकदम रट लेना है। ये तीनों की तीनों टेबल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। कि ये किस स्टेट में का नेतृत्व किसने किया और किसने दबाया। ठीक है। तो इसको याद रखना है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और हैं, ये जो हम आपको बताए थे कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा, ये कौन सी क्रांति है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये सारा किसने कहा, ये सब भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से याद रखना है। चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे सबसे पहली बात, धार्मिक भारतीयों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। यह कथन किसका था, ये बात किसने कहा था कि ये जो 1857 की जो क्रांति है ये क्या है, तो धार्मिक भारतीयों का ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध है। तो ये किसने कहा था, तो L.E.R. रीज ने कहा था। ठीक है, इसको याद रखना है कि L.E.R. रीज ने यह बात कही थी कि ये जो 1857 का जो विद्रोह है वो क्या है, तो ये एक धार्मिक विद्रोह है, मतलब धार्मिक भारतीय लोग जो हैं वो ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, L.E.R. रीज ने कहा था। आगे आइए, बर्बरता और सभ्यता के बीच ये संघर्ष है, ये किसने कहा था, तो T.R. होम्स ने कहा था। ये T.R. होम्स ने कहा था ये बर्बरता और सभ्यता के बीच ये एक संघर्ष है, मतलब बर्बरता की संज्ञा किसको दी है, तो भारतीय को बर्बरता बताया और सभ्यता किसको बताया, अपने आप को। कि ये सोच रहे थे कि हम लोग सभ्य लोग हैं, यहाँ आकर के भारतीय लोगों को सभ्य बनाना चाहते हैं, तो ये लोग क्या हो रहे हैं और बर्बरता दिखा रहे हैं। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष, ये इस युद्ध के बारे में यह कथन किसने कहा, तो T.R. होम्स ने कहा था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इस 1857 के विद्रोह के बारे में बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष, यह बात किसने कही थी, तो T.R. होम्स ने कही थी। धार्मिक भारतीय और ईसाइयों के विरुद्ध कथन की ये बात किसने बोला, तो L.E.R. रीज ने कहा था। ठीक है, अब आगे आइए, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, इस 1857 के विद्रोह जो हुआ थे उसको हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो जेम्स आउटरम और टेलर ने। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जेम्स आउटरम और टेलर ने इस 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया कि ये दोनों मिली भगत हैं, ये दोनों मिल करके हमारे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो जेम्स आउटरम और टेलर ने ये बात कही थी। ठीक है, अब आइए, सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो लॉरेंस, सीले और होम्स ने कहा था। ठीक है, इन तीनों को याद रखना है कि सीले और होम्स अक्सर ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसने कहा था, तो लॉरेंस, सीले और होम्स, ये तीन ब्रिटिश है, ये तीनों ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, तो लॉरेंस, सीले और होम्स ने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए, यह क्रांति ना ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह बात किसने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, R.C. मजुमदार ने कहा था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इस 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था, यह ना ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है और ना ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये बात किसने कहा था, तो R.C. मजुमदार ने कहा था। R.C. मजुमदार ने ही ये कहा था, यह ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और ये ना ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, तो ये किसने कहा, R.C. मजुमदार ने। ठीक है, अब आगे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको एकदम रटना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसलिए एक ही पॉइंट को हम बार बार, 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अभी याद हो जाए। ठीक है, दोबारा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए, तो इस क्रांतिकारी को किसने कहा था कि ये ना ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो R.C. मजुमदार ने कहा था। अब इस क्रांति के बारे में सबसे पहली बार ये किसने कहा था कि यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या फिर सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा था कि यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा था, तो V.D. सावरकर ने कहा था। ठीक है, V.D. सावरकर ने यह बात कही थी कि 1857 का जो विद्रोह है ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, हमारी आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, या फिर ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, मतलब एकदम प्लान्ड वे में इसको स्वतंत्रता संग्राम के लिए इसको तैयार किया गया। तो ये किसने कहा था, V.D. सावरकर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा कि ये स्वतंत्र संग्राम नहीं है, तो R.C. मजुमदार ने, और किसने कहा कि ये स्वतंत्र संग्राम है, तो V.D. सावरकर ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे आइए,
सरकारी ये राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? देखिए 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डिसरेली और अशोक मेहता ने दी थी। ठीक है, दो लोग हैं, एक डिसरेली और अशोक मेहता ने 1857 का जो विद्रोह, जो क्रांति हुई थी, इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो डिसरेली ने दी थी। तो ज्यादातर डिसरेली ही पूछता है, डिसरेली और अशोक मेहता, ये दोनों ने ये बात कहा था। ठीक है, कि 1857 की जो क्रांति वो क्या है? एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश पीएम, ये तो हम बता ही चुके हैं कि कौन थे, पामस्टन थे। ठीक है, अब ये भी बता चुके हैं कि सरकार के कहने पर 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो एसएन सेन ने लिखा था। ठीक है, सेन, एसएन सेन ने लिखा था। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सरकार के कहने पर 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो एसएन सेन ने लिखा था। ठीक है, और विद्रोह के समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम आपको बता ही चुके हैं, पामस्टन थे, शुरुआत में ही बता चुके हैं। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी बता चुके हैं। और इसका प्रतीक कौन है? तो कमल की रोटी, कमल और फूल, कमल का फूल था और रोटी थी। ठीक है, कमल का फूल और रोटी, ये इसका प्रतीक था। तो ये हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए, यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1857 की क्रांति का। आप वीडियो को खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा तो आपको रटा जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो है आपका कुछ खास नहीं है। असफलता का कारण आपसे पूछ रहा है कि ये जो 1857 की क्रांति जो थी वो उतनी अच्छे से असफल नहीं हो पाई। ठीक है, भारत को आज़ादी नहीं दिला पाई। तो इसकी असफलता का कारण क्या था? तो हम वही बताएं पहले कि इसका सीमित क्षेत्र था, मतलब पूरे भारत में तो ये क्रांति फैली नहीं। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में ही थी। यह क्रांति जो थी वो सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत तक ही सीमित थी। ठीक है, दूसरा, इसका नेतृत्व का अभाव था, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्व नहीं था। जैसे कि आज़ादी की लड़ाई के समय जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये 1857 की जो क्रांति, उसका एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं था, बस अलग अलग लोग अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, और अगला, संसाधनों की कमी थी, सारे लोगों के पास वो उतना संसाधन नहीं था। और तीसरा, शिक्षित और जमींदार वर्ग जो थे वो इसके समर्थन नहीं दिए थे। ठीक है, इसकी भी कमी थी कि ये जो इसमें 1857 की क्रांति में जितने भी शिक्षित और जमींदार वर्ग जो थे इसका समर्थन नहीं किए थे, इसमें साथ नहीं दिए थे। ठीक है, तो यही था इनका असफलता का कारण। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो 1857 की जो क्रांति हुई, उसकी क्रांति के बाद जो परिणाम आया, वो परिणाम यही था कि कंपनी का जो शासन चल रहा था, उस कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। और जुलाई 1858 से डायरेक्ट इस विद्रोह को समाप्त किया गया। और उसके बाद कंपनी के शासन को समाप्त करके क्राउन का शासन शुरू कर दिया गया। क्राउन का मतलब जो ब्रिटिश महारानी थी, उनके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्ट शासन भारत पर किया जाने लगा। ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया और डायरेक्ट क्राउन का शासन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्ट शासन चलाया जाने लगा। ठीक है, और डलहौजी की हड़प नीति जो थी इसको भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी 1857 का विद्रोह कराने की। ठीक है, डलहौजी की जो हड़प नीति थी, यह भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है 1857 के विद्रोह की। ठीक है, तो इसीलिए इस विद्रोह के बाद डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर जाकर के मुगल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। मतलब मुगलों की जो समाप्ति होती है वो 1857 की क्रांति के बाद मुगलों की समाप्ति पूरी तरीके से हो जाती है। जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिनको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, जो 1857 की क्रांतिकारी का नेतृत्व दिल्ली से कर रहे थे। ठीक है, बाद में इनको रंगून भेज दिया गया 1862 में, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद मुगल वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही परिणाम निकल करके आता है 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के आपको 1857 की क्रांति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ए टू जेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। काफ़ी मेहनत लगता है इसको पीडीएफ को तैयार करने में। अलग अलग रिसोर्स से, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से हम इस पूरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं, तब जा करके आपका पीडीएफ हाथ से लिख करके तैयार करके उसको अट्रैक्टिव वे में, उसके कलरफुल बना के आपके सामने लाते हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, देखने में, सुनने में भी मज़ा आए। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोग का ये भी है कि जब हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे वीडियो को कर दीजिए। चैनल को प्रमोट कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तभी हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का।
ठीक है। और जल्दी जल्दी हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। सारा एग्ज़ाम एनटीपीसी तुरंत होने वाला है दिसंबर में ही, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ईपीएफओ का भी एक डेट आ ही गया है, अगले साल होगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी अपनी नहीं तोड़ें, ठीक है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। चलिए, तो अगला वीडियो जो आपका आएगा, वो अगला वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा। ये 1857 का विद्रोह जो है, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अगले वीडियो में बनाएंगे, करवाएंगे, ठीक है। ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आधे घंटे के अंदर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएं, आपको अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं इस पीडीएफ का, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसके कुछ वन टाइम चार्जेस लगेंगे पीडीएफ के, वो पे करने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगती है, उस मेहनत को बस थोड़ा सा आपको चार्ज करेंगे, और उसके वन टाइम है। उसके बाद आपको लाइफ टाइम जितने भी वीडियो आएंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, या फिर फ्यूचर में आपके इकोनॉमिक्स के वीडियो आएंगे, करेंट अफेयर है, मैथ है, सारी चीज़ के वीडियो एक एक करके आएंगे। तो जितने भी वीडियो आएंगे उन सारे वीडियो का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम, ठीक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।